नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अकाउंट चैप्टर नंबर 6 सहायक बहियों में हमने इसके पहले साधारण खरीद बही और माल के खाने वाली खरीद बही के बारे में अभ्यास किया। अब हम खर्च के खाने वाली खरीद बही के बारे में अभ्यास करें। मित्रों, खर्च के खानों वाली खरीद बही का मतलब क्या होता है, कब खर्च के कॉलम बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे सूचित किया है कि माल और खर्च के खानों वाली खरीद बही। तो सेकंड पैराग्राफ में हम देखें तो यहाँ पे खरीद करने वाला व्यापारी ऐसे विभिन्न खर्चों का लेखा करने के लिए खरीद बही में रकम के खाने की आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बनाता है। प्रत्येक खर्च के लिए एक खाना रखता है जिसमें उस खर्च का लेखा करता है। ऐसा अलग लेखा करने से खरीद माल की कुल खरीद कीमत और खरीदी से संबंधित अलग अलग प्रत्येक खर्च की माहिती प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इसका लेखा किया जाता है। अगर व्यापारी बट्टा दिया है तो व्यापारी बट्टा घटाने के बाद जो मूल्य आता है उस पर उसका मूल्य गिना जाता है। अब आगे देखें तो खर्च के खाने वाली खरीद बही में कौन कौन से कॉलम बनाए जाते हैं उसके बारे में अभ्यास करें। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है तारीख, दूसरा है व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर और लास्ट कॉलम है कुल रकम। बीच में ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं वो कॉलम ऐड किए, यानी कि इसके पहले आपने जब माल के खानों वाली सीखी थी तब उसमें अलग अलग माल के कॉलम थे, याद है आपको? अलग अलग 3 कॉलम थे, कौन कौन से? तो टेबल, कुर्सी और सोफ़ा, उस प्रकार माल के कॉलम बनाए गए थे। अब यहाँ पे इस प्रकार रकम के कॉलम के अंदर आप देख सकते हो कि पहला जो कॉलम है वो माल की शुद्ध रकम, यानी कि व्यापारी बट्टा दिया हो तो व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो मूल्य आता है वो आपको लिखना है। आगे देखें तो उसके बाद अलग अलग खर्च के नाम दिए हुए हैं। तो उसमें पहला खर्च है रेवेन्यू, दूसरा है मजदूरी, उसके बाद जीएसटी है जो आप उसका चैप्टर पूरा सीख गए, वस्तु या सेवा कर। तो यहाँ जीएसटी में अलग अलग 2 कॉलम क्यों बनाए हुए हैं? तो अगर राज्य के अंदर है तो अंतर्राज्य आएगा और राज्य के बाहर है तो अंतर्राज्य आएगा। तो इस प्रकार खर्च के विभिन्न प्रकार हमने समझे। अब यही सवाल में उसके जैसा उदाहरण देखते हैं जिसमें कौन कौन से कॉलम बनाए जाएंगे वो देखें। तो उदाहरण नंबर 3 में अहमदाबाद के भावेश स्टोर्स की जो कपड़े के व्यापारी है उनकी बही में खर्च के लेखा सहित की खरीद बही तैयार कीजिए। वे वशेक, रेवेन्यू, मजदूरी जैसे खर्चों के लिए लिखने के लिए अलग खाने रखते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ खर्च के आपको टोटल 3 कॉलम बनाने हैं, वशेक, रेवेन्यू और मजदूरी। रेवेन्यू वशेक में अलग अलग 2 हो गए, अंतर्राज्य और अंतर्राज्य, और एक होगा शुद्ध माल की कीमत। इस प्रकार टोटल 4, लेकिन एक में 2 होने के कारण टोटल 5 कॉलम बनाए जाएंगे। आप कॉलम देखना चाहते हो, ये रहे कॉलम, देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला कॉलम तारीख का है, दूसरा कॉलम व्यापारी का नाम, तीसरा आवक बीजक नंबर, खाता वही पृष्ठ और लास्ट कुल रकम। ये तो हर एक में होते ही है, लेकिन इसके अलावा माल की शुद्ध रकम और खर्च के कॉलम बनाए गए हैं, बराबर। अब व्यवहारों को देखें कि कौन से व्यवहार का लेखा कैसे करना है। तो सबसे पहला व्यवहार देखें तो पहला व्यवहार आपको दिया गया है कि राजकोट के विपुल स्टोर्स के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। इसका मतलब ये हुआ व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे तो आपके पास कैलसी है तो आप कर सकते हो, 10,000 माइनस 10% करोगे तो 9,000 आएगा।
और मजदूरी के 500 और रेलवे नूर के 400 उनके बिल नंबर 239 में दर्शाए। इसका मतलब ये हुआ उधार खरीदी का व्यवहार है। व्यक्ति का नाम आपको दिया गया है विपुल स्टोर्स, तो व्यापारी के नाम में लिखना है विपुल स्टोर्स। माल की शुद्ध रकम में लिखना है 10,000 माइनस 10% यानी 9,000। और रेलवे नूर में मजदूरी में आपको लिखने हैं 500 रुपये, रेलवे नूर में लिखने हैं 400 रुपये, लेकिन जीएसटी की आपको गणना करनी पड़ेगी, तो जीएसटी का कॉलम जो है वो बाकी रखते हैं। अब आगे देखें तो भावनगर के गोपी के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी 300 और रेलवे नूर के 400 के साथ कुल रकम रोकड़ से तुरंत चुका दी। मित्रों यहाँ पे रोकड़ से तुरंत चुका दी, इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार का लेखा नहीं होगा क्योंकि रोकड़ व्यवहार है। आगे 23 नंबर का व्यवहार देखें तो रुपये 20,000 का माल मुंबई के धवल के पास से, देखो यहाँ पे राज्य के बाहर है, मुंबई वो गुजरात के बाहर है, इसका मतलब राज्य के बाहर है तो सिर्फ IGST लगेगा। लेकिन ऊपर राजकोट में था, देखो अहमदाबाद का व्यापारी राजकोट में व्यापार कर रहा है, इसका मतलब राज्य के अंदर है तो CGST और SGST लागू होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही GST IGST लागू होगा। अब आगे देखते हैं तो 20,000 का माल और उसमें 10% व्यापारी बट्टा, तो 20,000 में से 10% घटाएंगे तो माल की शुद्ध रकम 18,000 आएगी। मजदूर में 250 लिखेंगे, रेलवे नूर में 350 और जो GST है उसकी गणना करनी पड़ेगी। और यहाँ कहा है कि आधी रकम तुरंत ही चुका दी। मित्रों आधी रकम चुका इसका मतलब अंशतः उधार है, मतलब उसको पूरा उधार समझ के उसका लेखा करना है। अब आगे देखें तो 25 तारीख का व्यवहार देखो, रुपये 12,000 का यंत्र। मित्रों यहाँ पे यंत्र की बात की है, इसका मतलब ये हुआ यंत्र है, उसके कारण ये व्यवहार नहीं आएगा क्योंकि संपत्ति का व्यवहार है। संपत्ति का व्यवहार नकद में हो या उधारी पे, लेकिन उसका लेखा नहीं होता क्योंकि यहाँ सिर्फ माल के व्यवहारों का लेखा होता है और वो भी उधार माल की खरीदी के। अब आगे देखें तो लास्ट व्यवहार देखे, पोरबंदर के पूनम के पास से रुपये 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, बिल नंबर 193 मिला जिसमें रेलवे नूर के 200 दर्शाए हुए थे। तो यहाँ पे उधार व्यवहार है, पूनम नाम दिया है तो व्यापारी के नाम में पूनम लिखेंगे। 8,000 में 10% व्यापारी बट्टा घटाएंगे तो 7200 आएंगे। रोकड़ बट्टा माइनस नहीं करना है क्योंकि उसका लेखा नहीं होता, रोकड़ बट्टा तभी गिना जाता है जब व्यवहार रोकड़ में हो। और रेलवे नूर में 200 लिखने हैं, तो इस प्रकार व्यवहार में आपको लिखना है। अब आप व्यवहार यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले विपुल स्टोर्स है तो मैंने समझा है उस प्रकार, उसके बाद धवल खाता है और तीसरा है पूनम खाता। तो यहाँ फिर से एक बार देख लो कौन कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं हुआ। तो एक तो भावनगर वाला व्यवहार नहीं हुआ और यंत्र वाला व्यवहार नहीं हुआ, इसका मतलब कि कौन कौन से व्यवहार हुए, तो विपुल स्टोर्स, धवल खाता और पूनम खाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो वो तीनों नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे तीनों नाम लिखे हुए, पहले व्यवहार में मैंने कहा उस प्रकार माल की शुद्ध रकम रेलवे नूर मजदूरी इस प्रकार आई। धवल खाता में देखे तो धवल खाता में भी इस प्रकार लिखा हुआ है और पूनम खाता में भी लिखा हुआ है। अब गणना करनी है सिर्फ उसकी GST की। तो मित्रों GST की गणना कैसे करें तो वो समझे। तो यहाँ पे GST की गणना कैसे करनी है उसके बारे में दिया है। देखो 3 व्यवहार थे। जनवरी 1 का जो व्यवहार था वो राज्य के अंदर था। दूसरा व्यवहार 23 तारीख का था जो मुंबई का, वो राज्य के बाहर था। और 29 तारीख का जो व्यवहार था वो भी आप देख सकते हो पोरबंदर यानी कि राज्य के अंदर था। तो मित्रों राज्य के अंदर हो तो 2 प्रकार के टैक्स लागू होते हैं। कौन कौन से, तो केंद्रीय वशेक और राज्य वशेक। और अगर राज्य के बाहर है तो सिर्फ एक ही टैक्स लागू होता है, संकलित वशेक। कौन सा लागू होता है, यानी कि IGST। तो आपको क्या करना है कि GST की गणना करने के लिए जो माल की शुद्ध रकम है
वो और उसके पीछे किया गया खर्च, वो तीनों का टोटल करना है। तो आप देख सकते हो कि टोटल वो कितना आया। तो टोटल यहाँ पे आता है 9,900। अब 9,900 के 6% करोगे तो आएगा 594, दोनों में लिखना है। और उसी प्रकार जनवरी 23 में देखो, तो जनवरी 23 में ये तीनों का टोटल करे तो टोटल होगा 18,600, और उस पर 12% की गणना से देखेंगे तो 2,232 आएगा। तो वो संकलित वसक में लिखना है। अब लास्ट जो है 29 तारीख, तो 29 तारीख में आप देखेंगे तो यहाँ दोनों का टोटल होगा 7,400, और उस पर 6% के हिसाब से गणना करोगे तो 444। उस प्रकार केंद्रीय और राज्य वसक में आएगा। और उसके बाद जो भी आता है उसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लिखा हुआ है, पहले में 594, लास्ट में 444 दोनों में, और जो दूसरा व्यवहार मुंबई का था उसमें 2,232। तो इस प्रकार इसका लेखा हुआ। अब देखिए तो बाकी सब व्यवहार जो कुल का कॉलम है उसमें हर एक का आपको कुल लिखना है इस प्रकार, बराबर। तो ये दाखला, ये सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जैसा सवाल जो स्वाध्याय में दिया है वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।